हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग का जो है आज का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मेंस आंसर राइटिंग में जो टॉपर्स होते हैं वो कैसे अपना आंसर लिखते हैं। जो है ये कॉपी है रवि कुमार सिहाग जी का, जिन्होंने हिंदी माध्यम से जो है यूपीएससी में हिंदी माध्यम से टॉपर रहे हैं। ओवरऑल रैंक में इनका जो है 337 रैंक रहा था। ये 2018 में भी सिविल सेवा क्रैक किए थे और 2019 में भी इन्होंने पास किया और अच्छे रैंक लाए, है ना। तो अभी यह जो रवि कुमार सिहाग जी अभी प्रशिक्षणरत हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो उन्हीं का यह कॉपी है। दृष्टि आईएएस में इन्होंने यह टेस्ट सीरीज दिया था, तो उसी का कॉपी है। देखिए, इन्होंने यह टेस्ट लिखा था 13 अगस्त 2019 को दिल्ली सेंटर पर इन्होंने टेस्ट दिया था। यह GS1 का टेस्ट है। रवि कुमार सिहाग इनका नाम है। माध्यम इन्होंने हिंदी माध्यम से टेस्ट लिखा है। हिंदी माध्यम के ये विद्यार्थी रहे हैं। इनका ऑप्शनल जो है हिंदी साहित्य रहा है। और बाकी GS तो सबके लिए कॉमन होता है, तो जानते ही हैं। GS1, GS2, GS3, GS4 और एक ऐसे होता है। ऐसे भी सबके लिए कॉमन होता है। और दो लैंग्वेज होते हैं, लैंग्वेज का जिसको जो है अनिवार्य होता है, उसे पास करना अनिवार्य होता है। उसका मेरिट में हालांकि नंबर नहीं जुटता है। उसमें से एक इंग्लिश होता है और एक भारतीय भाषा को सिलेक्ट करना होता है। तो वो जो है कुल मिलाकर के 9 पेपर का एग्ज़ाम होता है, तो जानते ही हैं आप लोग। तो हम लोग यह देखेंगे कि इनमें जो है टॉपर्स जो होते हैं हिंदी माध्यम के, वो कैसे लिखते हैं। ये अलग विषय है कि हिंदी माध्यम के रिजल्ट नहीं होते हैं। यूपीएससी में ज़्यादातर रिजल्ट नहीं हो रहा है। इसके पीछे और भी कुछ काउजेज़ हैं, कारण है, उस पर हम लोग अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो टॉपर्स रहे हैं हिंदी माध्यम के, वो अपना आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। इससे हम लोगों को जो है एक दिशा मिलेगा। उसी दिशा निर्देश के आधार पर उसी दिशा के आधार पर हम लोग भी प्रयास करेंगे कि जो है किसी भी प्रश्न को किस वे में उत्तर दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यह GS1 का है। GS1 जो होता है यूपीएससी में मेंस में, जो GS1 होता है, वो GS1 पेपर में जो मोटा मोटी आप समझ लीजिए किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न रहते हैं। तो उसमें रहते हैं आपका हिस्ट्री में आपका जो है एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न, खास करके मॉडर्न ज़्यादा रहता है ना। और फिर कला, है ना, कला से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। और उसके बाद भारतीय समाज, है ना, ज्योग्राफी, है ना, भूगोल में भी विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, इस सब से रिलेटेड प्रश्न रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इन्होंने प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया है। ये हालांकि मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट में दृष्टि आईएएस का ये टेस्ट सीरीज है, इन्होंने दिया है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, प्राचीन एवं मध्य युगीन भारत में विद्यमान अधिकांश कला एवं वास्तुकला के अवशेष अभी भी शेष हैं, जो कि प्रकृति में धार्मिक है। परीक्षण कीजिए। देखिए, प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। प्रश्न के हार्ट को, उसके जो जहाँ से मतलब हार्ट का क्या काम होता है। हार्ट का काम होता है कि पूरे शरीर में ब्लड को पंपिंग करके पहुंचा देना और उसके माध्यम से जो है ब्लड की जहाँ जहाँ आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर देना, है ना। तो इस तरह से हार्ट को अगर खोज लेते हैं प्रश्न के हार्ट को, तो आपको उसका जो है उत्तर लिखना बड़ा आसान हो जाता है। तो इन्होंने बस हार्ट को ही पकड़ा है और हार्ट के आधार पर ही प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है, टू द पॉइंट। यूपीएससी में देखिए ऐसा है ना कि वहाँ पर आपको एक प्रश्न को लिखने के लिए मात्र 2 पृष्ठ दिए जाते हैं, 2 से 2.5 पृष्ठ दिए जाते हैं। तो मॉक टेस्ट में भी इसी तरह का जो है दिया गया है, देखिए, है ना। तो इसी में आपको सीमित है, 200 शब्दों में लिखना होता है एक प्रश्न को, ज़्यादा तो लिखना नहीं होता है। प्रश्न की संख्या अधिक होती है, करीब 18 से 20 प्रश्न होता है एक पेपर में, और आपको जो है जवाब देना होता है एक प्रश्न को 200 शब्दों में देना होता है। ठीक है, शुरुआत के प्रश्नों को आप 200-250 शब्द में दे सकते हैं, लेकिन जो है जो एक्सप्रेशन का जो तरीका है वो ज़्यादा मायने रखता है। आप देखिए, इन्होंने टू द पॉइंट लिखा है, लेकिन हाँ एक चीज़ समझ लीजिए, यूपीएससी में जो प्रश्नों को लिखने का तौर तरीका है, उस तौर तरीका को आप पीसीएस परीक्षा में फॉलो नहीं कर सकते हैं, खास करके बीपीएससी में। बीपीएससी में अभी भी जो है आपको इतने कम कंटेंट में काम नहीं चलेगा, वहाँ पर कुछ ज़्यादा लिखना पड़ता है।
भले प्रश्नों की संख्या कम रहती है बीपीएससी में, लेकिन कुछ ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो ये यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा यह वीडियो देखना, और उनको इसी वे में प्रैक्टिस करना चाहिए। और बीपीएससी के लिए भी मैं अलग से आंसर राइटिंग कॉपी और कुछ टॉपर्स का कॉपी को दिखाऊंगा, और वो लोग कैसे लिखते हैं, और उससे ताकि आपको पता चल सके कि पीसीएस परीक्षा में जिसमें कम प्रश्न रहते हैं उसको कितना शब्दों में लिखना होता है और कैसे लिखना होता है। तो उसका अलग एक रूपरेखा होता है आंसर राइटिंग का, और यूपीएससी के पेपर का अलग रूपरेखा होता है। तो दोनों को प्रश्न पत्रों को आप देखेंगे, टेस्ट जो है मॉक टेस्ट को देखेंगे, टॉपर्स की कॉपी को देखेंगे तो पता चलेगा। देखिए इस प्रश्नों को इन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ इन्होंने लिखा है। प्राचीन एवं मध्ययुगीन भारत में विद्यमान अधिकांश कला एवं वास्तुकला। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, कला और वास्तुकला क्या होता है तो समझिए। वास्तुकला होता है जो है आपका आर्किटेक्चर, स्थापत्य जो भी होता है उससे संबंधित होता है। अवशेष अभी भी शेष हैं जो कि प्रकृति में धार्मिक है। मतलब पूछा जा रहा है कि कुछ कला के प्राचीन काल से ही जो कला के रूप हैं वो अभी भी अवशेष बचे हैं जिनकी प्रकृति क्या है, धार्मिक है। इनके बारे में परीक्षण करने के लिए बोल रहा है, एग्जामिन करने बोल रहा है। तो देखिए इन्होंने भूमिका कैसे स्टार्ट किया है। इन्होंने भारतीय वास्तुकारों द्वारा अपने अप्रतिम कौशल व निर्माण निपुणता के द्वारा जिन संरचनाओं का निर्माण किया गया था वे आज भी अपने स्थान पर विराजमान है। तो ये कुछ 3 लाइनों में इस चीज़ को एक इंट्रोड्यूस कर दिया कि हाँ, प्राचीन काल से जो भी कलाओं के रूप भारत में मिले हैं वो जो है उनकी संरचना का जो निर्माण हुआ है प्राचीन काल में, वो जो है आज भी अपने स्थान पर विराजमान है। ठीक है, फिर देखिए कलाओं का धार्मिक स्वरूप क्या है। अब टू द पॉइंट इन्होंने प्रश्न के जो है जैसा प्रश्न पूछा गया वैसे इन्होंने जो है टू द पॉइंट जगह पर आते हुए इन्होंने लिखा कलाओं का धार्मिक स्वरूप, है ना। तो प्राचीन भारतीय समाज मुख्यतः धर्म द्वारा निर्देशित था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख धर्म आदि की जन्मभूमि भी रही है भारत। तो वह इस्लाम के आगमन के कारण कलाओं पर भी धार्मिक प्रभाव पड़ा। हालांकि इस्लाम जब मध्यकालीन में आए तो इससे पहले कलाओं का रूप अलग था, इस्लाम आए तो उसमें कुछ मिक्सिंग हो गया। हालांकि वो है, अभी भी वो विद्यमान है। तो इन्होंने उस चीज़ को भी जो है देखिए कैसे सामंजस्य बैठाते हुए इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो आपको इससे सीखना चाहिए। ठीक है, हो सकता है आप इनसे भी बेहतर लिख सकते हैं, लेकिन इससे आपको क्या मिलेगा, एक दिशा निर्देश मिलेगा, एक गाइडलाइन मिलेगा। इसको गाइडलाइन के तौर पर ही लीजिए। ठीक है, देखिए प्राचीन भारत के बारे में इन्होंने कला को 2 पार्ट में बांट करके दिखाया है, और चूंकि समय कम रहता है और शब्द का भी एक अपना मर्यादा होता है कि कम शब्दों में प्रस्तुत करना है, तो इन्होंने कम शब्दों और समय को ध्यान में रखते हुए बखूबी प्रस्तुत करने का अच्छा से प्रयास किया है। तो देखिए प्राचीन भारत में स्थापत्य कला और अन्य कलाएं 2 पार्ट में बांट करके इन्होंने दिखाने का प्रयास किया। तो स्थापत्य कला मतलब जो स्ट्रक्चर्ड बेस कला होता है उसको स्थापत्य कला कहा जाता है। तो इन्होंने देखिए स्थापत्य मतलब स्ट्रक्चर बेस्ड कला में जो है सिंधु सभ्यता के कुछ भवन, जो सिंधु सभ्यता में जैसे धान्य कोठार हो गया, है ना, स्नानागार हो गया, ये सब क्या है, स्थापत्य था। बौद्ध स्तूप हो गए, सांची का भरूच का ये उदाहरण भी दिया है इन्होंने ब्रैकेट में, देखिए सांची का स्तूप, भरूच का स्तूप, जैन की गुफाएं, है ना, हिंदू मंदिर भी प्राचीन काल में बने हैं, हिंदू के मंदिर बने हैं बहुत सारे। दक्षिण भारत में चल जाइए, काकतीय वंश के द्वारा, है ना, चोल पांड्य वंश के द्वारा, ये सब पल्लव के द्वारा जो है बहुत सारे मंदिर का भी निर्माण किया गया। इन्होंने ये चीज भी दर्शाने का प्रयास किया है। देखिए पल्लव, चोल आदि कालों में जो है मंदिरों का निर्माण, तो ये अभी भी इनके अवशेष जो है विद्यमान है, ये दिखाने का इन्होंने प्रयास किया एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से। फ्लो चार्ट का प्रयोग हम तब करते हैं जब कम समय और कम शब्दों में बहुत अधिक चीज़ों को प्रस्तुत करना होता है। इन्होंने बखूबी इस चीज़ का प्रयोग किया। अन्य कलाएं में भी इन्होंने दिखाने का प्रयास किया। देखिए
जो है अजंता एलोरा की चित्रकारी गुफा, ये गुफा ऐसा है जो कि मुंबई के बगल में है, महाराष्ट्र में है। इसमें अंदर में जो है गुफा के अंदर में दीवार पर चित्रकारी की कुछ जो है कलाओं का जो है उत्कीर्ण है, जो कि प्राचीन काल का है, बहुत ही अपना एक खूबसूरती लिए हुए है, अभी भी यह विद्यमान है। सिंधु सभ्यता के पशुपति, सील, है ना, दाढ़ी वाला पुजारी आदि, ये सब उदाहरण देखिए। ये सब कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न है यह। और हिस्ट्री का ही तो पार्ट है आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न है। तो इस तरह से इन्होंने प्राचीन काल के कलाओं के रूप को दिखाने का प्रयास किया। और फिर देखिए मध्यकालीन भारत के भी कलाओं को दिखाने का इन्होंने कम शब्दों में दिखाने का प्रयास किया, फ्लो चार्ट के, वो भी फ्लो चार्ट के माध्यम से। देखिए प्रयास करिएगा हर चीज़ों में फ्लो चार्ट ना दिखाया जाए, है ना, मतलब जहाँ प्लेस कम हो, स्पेस कम हो और समय की पाबंदी हो, वहाँ ही आप फ्लो चार्ट दिखा सकते हैं। और जहाँ ज़रूरत हो वहीं दिखाना है, बिना ज़रूरत को, जहाँ लग रहा है कि हम अपने शब्दों में को जो है पैराग्राफ के माध्यम से प्रस्तुतिकरण अच्छा कर सकते हैं, तो वहाँ फ्लो चार्ट दिखाने की क्या ज़रूरी है। ठीक है, जहाँ महसूस हो तो वहीं पर करना चाहिए, और जहाँ ज़रूरत, आवश्यकता महसूस हो, ज़रूरत हो, वहीं करना चाहिए फ्लो चार्ट का उपयोग। ठीक है। तो ये है, देखिए मध्यकालीन में स्थापत्य कला और अन्य कलाओं को अलग अलग करके उन्होंने बांटा। तो स्थापत्य में जैसे क्या होता है कि निर्माणकारी कला जो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड जो होता है, तो जैसे मस्जिदें हो गए, कुबतुल, उदाहरण भी दिया है उन्होंने, देखिए कुबतुल इस्लाम मस्जिद, है ना, ये सब है। मंदिर जैसे सोमनाथ मंदिर मध्यकालीन भारत में ही बना है। विभिन्न मठों आदि का निर्माण। ठीक, अन्य कलाओं में आ जाइए तो जो है ये है, देखिए दक्षिण भारतीय मूर्तिकला वगैरह, इस सब का कलाओं के रूप जो है ये है। तो ये सब जो है इन्होंने दिखाना। अब देखिए फिर प्राचीन भारत में आगे इन्होंने क्या लिखा है कि किंतु इन उदाहरणों के आधार पर यह साबित करना कठिन है कि प्राचीन भारत में केवल धार्मिक पक्ष पर ही कला के स्वरूप मिलते हैं। पहले तो कला के बारे में इन्होंने दिखा दिया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कला के रूप, प्राचीन काल वाले जो कला के रूप हैं वो अभी भी विद्यमान हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने यह बात भी दिखाया कि यह भी सच है कि सारे कलाओं का जो रूप अभी विद्यमान है वो धार्मिक ही नहीं है, और भी है, कुछ है, धर्म के अलावे भी कुछ स्वरूप पाए गए हैं। तो वो वही स्वरूप को दिखाने का इन्होंने प्रयास किया है। धार्मिक स्वरूप से भी इतर के कला तो कौन से हैं, तो सिंधु सभ्यता में जैसे स्नानागार, तो उसको धर्म से क्या लेना देना है, अन्नागार, इससे धर्म से क्या लेना देना है। अशोक के स्तंभ, जो सील स्तंभ होते थे 14 स्तंभ, इसको धर्म से कोई लेना देना नहीं था। ये स्तंभ तो अशोक ने इसलिए लगाया था कि लोगों को शासन प्रशासन के बारे में जानकारी मिल सके कि उसमें राजा क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, और दायित्वों वगैरह के बारे में जानकारी मिलती थी उसमें। तो शासन प्रशासन से रिलेटेड वो स्तंभ हुआ करता था। तो ये धर्म से इससे क्या लेना देना है। भले किसी स्तंभ में यह बात कहा गया है कि अशोक का जो है हृदय परिवर्तन हो गया, तो वो क्या है, वो तो जो है ना, तो उनका एक शासन करने की जो व्यवस्था थी, प्रणाली थी, उनको जो है एक स्तंभ में उकेरा गया था, लिखा गया था, है ना। और उनकी अपनी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि में वो लिखा करते थे, प्राकृत भाषा हुआ करता था। ठीक है, हालांकि अशोक के स्तंभ में 3 तरह के भाषा का प्रयोग हुआ है, प्राकृत भाषा, है ना, आरमाइक भाषा, खरोष्टी भाषा, ज़्यादातर प्राकृत भाषा का ही मिला है। देखिए, तो यही चीज़ है। कामसूत्र जैसे कोई ग्रंथ है, कोई ग्रंथों की भी रचना हुई है प्राचीन काल में, बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई, इन्होंने एक बताया कामसूत्र, है ना। तो इसी तरह से बहुत सारे ग्रंथों की भी रचना हुई है। तुलसीदास भी बाद में आते हैं, कालिदास के द्वारा भी, पतंजलि के द्वारा भी, है ना, अलग अलग विद्वानों के द्वारा जी जो है, कनाद के द्वारा भी, है ना। इस तरह से अलग अलग विद्वानों के द्वारा भी जो है कुछ ग्रंथों का जो की रचना की गई, तो वो भी एक कला का रूप ही है ना, साहित्य के अंतर्गत आता है। कालिदास के नाटक, है ना, भाग्य जो शाकुंतलम है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब जो कुछ नाटक हैं कालिदास ने लिखा है, उसमें कुछ जो है कहानी है, इस तरह से।
तो वो भी एक कला के रूप ही है जो कि धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने उस चीज़ को भी दिखाया है। मध्यकालीन भारत में भी कुछ ऐसी कला के रूप हैं जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि अकबर और जहांगीर के दरबार के चित्र, उनके दरबार में जो चित्र हुआ करते थे, बहुत मनोरंजनकारी चित्र हुआ करते थे। खजुराहो के मंदिरों की प्रतिमाएं तो ये है, देखिए कभी कभी होता क्या था कि दीवारों वगैरह पे जो है देवी देवताओं का मूर्ति ना होकर के आम जन जीवन की भी जो जीवन शैली होती है उसकी भी प्रतिमाएं लगाई जाती थी। दुर्ग महलों और के निर्माण में लाल किला वगैरह ये सब जो है ये क्या है ना, तो दुर्ग वगैरह जो है ये सब क्या है, तो ये धर्म से इतर है। देखिए इस प्रकार इन्होंने जो भूमिका 2 लाइन में समेट दिया है, भूमिका बोलते हैं एंडिंग को। तो इस प्रकार भारतीय कला, इन्होंने प्रकार लिखना चाह रहा था, यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इस प्रकार भारतीय कला धार्मिक के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष भी थी, जो आज भी अपना प्रभाव बनाए हुए है। मतलब सारे चीज़ों को जितना भी ऊपर लिखा है इसको जो है 2 लाइन में समेट दिया है आपको कंक्लूजन में। देखिए किसी भी क्वेश्चन को लिखने में, प्रश्न को लिखने में 3 चीज़ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक, उस प्रश्न को अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो उस प्रश्न की भूमिका क्या होगी, मतलब इंट्रोडक्शन क्या होगा, और उसी इंट्रोडक्शन के बेस पर उस क्वेश्चन का बॉडी पार्ट क्या होगा, और बॉडी पार्ट के आधार पर फिर उन सारे चीज़ों को एक कंक्लूजन क्या होगा। तो 3 पार्ट होता है। तो मेन तो प्रश्न का एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, फिर बॉडी पार्ट होता है। बॉडी पार्ट में हम प्रश्न के सारे चीज़ों को हम लिखते हैं और फिर कंक्लूजन करके उसको द एंड कर देते हैं। तो ये एक तरीका होता है किसी भी प्रश्न को जो है लिखने का। ठीक है, इन्होंने उसी तरीके को बखूबी अच्छे से निभाया है और ये लिखा है। देखिए तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये पहला प्रश्न पर हम लोग डिस्कस किए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उनके दूसरे प्रश्न पर हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं उन्होंने, मतलब यही टटोलने का प्रयास करेंगे। सभी प्रश्नों को नहीं देखेंगे, 5-10 प्रश्न के इनके कॉपी को देखेंगे तो हम लोगों को एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा कि आखिर इन्होंने कैसे प्रश्नों को लिखने का जो है किसी भी प्रश्न को कैसे इन्होंने लिखा है और लिखने का क्या तरीका है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। रवि कुमार सिहाग जी का भी कॉपी का हम लोग अभी करेंगे, है ना, थोड़ा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो 10 वीडियो हम लोग करीब देखेंगे रवि कुमार सिहाग जी के कॉपी का और एनालिसिस करेंगे। इससे हम लोग लिखने का भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे इस प्रश्नों को अपने खुद के लैंग्वेज में। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।